प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष पर मार्क्स के विचारों को जानने से पूर्व वर्ग की अवधारणा को समझ लेना आवश्यक है। वर्ग शब्द अंग्रेजी के क्लास शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के क्लासेस शब्द से बना है, जिसका अभिप्राय व्यक्तियों की श्रेणी अथवा शस्त्रधारी समूह से है। रोमन साम्राज्य में सन 578 से 534 ईस्वी पूर्व क्लासेस शब्द का प्रयोग समाज के विभिन्न वर्गों के लिए किया जाता था। इसके बाद वर्ग शब्द का प्रयोग मानव समाज में व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए किया जाता रहा। विभिन्न विद्वानों ने समाज में वर्ग विभाजन के भिन्न भिन्न आधारों का उल्लेख किया है। उनमें से शिक्षा, बौद्धिक स्तर, सामाजिक स्थिति, आय तथा संपत्ति आदि प्रमुख हैं। समाजशास्त्रियों ने वर्ग की परिभाषा में सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता का उल्लेख किया। वहीं मार्क्स, एंजेल्स और लेनिन ने आर्थिक आधार पर वर्गों की व्याख्या की। जन्म के अतिरिक्त किसी भी अन्य आधार पर समाज में समूह का निर्माण वर्ग कहलाता है, किंतु इस बात को लेकर मतभेद है कि क्या वर्ग का आधार आर्थिक ही है, सामाजिक, सांस्कृतिक भी। वर्ग की कुछ परिभाषाओं से इसको विस्तार से समझा जा सकता है। ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में लिखा है कि एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति होती है। नंबर 2, मैकरन पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में लिखा है कि एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। नंबर 3, जिसबर्ट ने एक सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का समूह अथवा एक विशेष श्रेणी है जिसकी समाज में एक विशेष स्थिति होती है। ये विशेष स्थिति ही अन्य समूहों से उनके संबंधों को निर्धारित करती है। अब हम वर्ग की कुछ विशेषताओं के आधार पर इसको और भी अधिक विस्तार से समझा जा सकता है। इनकी विशेषताओं में प्रमुख हैं। नंबर 1, समूह का उतार चढ़ाव। समाज में वर्गों की एक श्रेणी होती है जिसमें कुछ वर्ग ऊपर एवं कुछ वर्ग मध्यम और कुछ निम्न स्थान पर होते हैं। इस प्रकार समूह का उतार चढ़ाव देखा जाता है। नंबर 2, समान परिस्थिति। अलग अलग वर्गों में अलग अलग प्रकार की एक प्रकार की समान परिस्थितियां पाई जाती हैं। नंबर 3, उच्चताहीनता की भावना। एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के प्रति उच्चताहीनता की भावना रखते हैं तथा अपने वर्ग के प्रति उनमें हम की भावना पाई जाती है। 4, वर्ग चेतना। प्रत्येक वर्ग के लोगों में वर्ग चेतना पाई जाती है। प्रत्येक वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा दूसरे से भिन्न होती है। 5, सीमित सामाजिक संबंध। एक वर्ग के लोगों के सामाजिक संबंध प्राय अपने ही वर्गों के लोगों तक सीमित होते हैं। 6, मुक्त द्वार। वर्ग व्यवस्था जाति की भांति कठोर और बंद नहीं है। ये खुली व्यवस्था है जिसमें एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आ और जा सकता है। नंबर 7, वर्ग की वस्तुपरक विशेषता। एक वर्ग को पहचानने, एक को दूसरे से भिन्न करने के लिए वर्ग की कुछ विशेषताओं को देखा जा सकता है, जैसे मकान का प्रकार, मोहल्ले की प्रतिष्ठा, शिक्षा, आय, रहन सहन आदि। 8 है जन्म का महत्व नहीं। यह एक आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति उसी वर्ग का सदस्य हो जिसमें उसमें जन्म लिया हो। वर्ग की सदस्यता तय करती है कि व्यक्ति की शिक्षा, योग्यता, संपत्ति तथा कुशलता की संपूर्ण महत्वपूर्ण पक्ष है। नंबर 9, कम स्थिरता। वर्ग अपेक्षाकृत कम स्थिरता पाई जाती है। वर्ग में परिवर्तनशीलता देखी जा सकती है। नंबर 10, उपवर्ग। प्रत्येक सामाजिक वर्ग में कई उपवर्ग भी पाए जाते हैं। नंबर 11, जीवन अवसर। मैक्स वेबर का मत है कि एक वर्ग के लोगों को जीवन के कुछ विशिष्ट अवसर एवं सुविधाएं समान रूप से प्राप्त होती हैं। 12 है पूर्णतः अर्जित। वर्ग व्यवस्था एक अर्जित परिस्थिति है, ये जन्म पर आधारित नहीं होती है। नंबर 13, सामान्य जीवन स्तर पाया जाता है। नंबर 14, वर्गों की अनिवार्यता होती है। प्रत्येक समाज में वर्ग निश्चित रूप से पाए जाते हैं। वर्ग के बारे में मार्क्स के विचार। वर्ग को परिभाषित करते हुए लेनिन लिखते हैं कि वर्ग लोगों के ऐसे बड़े समूह को कहते हैं जो सामाजिक उत्पादन के इतिहास द्वारा निर्धारित किसी पद्धति में अपने अपने स्थान की दृष्टि से, उत्पादन के साधनों के साथ अपने संबंध की दृष्टि से, श्रम के सामाजिक संगठन अपनी भूमिका की दृष्टि से और फलस्वरूप सामाजिक संपदा के जितने इससे के वे मालिक होते हैं उसके परिणाम तथा उसे प्राप्त करने के तौर तरीके की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं।
रेमंड एरन कहते हैं कि मार्क्स ने वर्ग क्या है इसको कहीं परिभाषित तो नहीं किया, किंतु फिर भी उनकी रचनाओं में कई स्थानों पर इसका उल्लेख किया गया है। उनकी अमर कृति दास कैपिटल के तीसरे खंड के अंतिम अध्याय में, जिसका कि शीर्षक सामाजिक वर्ग रखा गया, में मार्क्स ने वर्ग की व्याख्या की। इस अध्याय में मार्क्स ने 3 वर्गों का उल्लेख किया जो आय के 3 विभिन्न स्रोतों से संबद्ध है: साधारण श्रम, शक्ति के स्वामी, पूंजी के स्वामी तथा भूस्वामी, जिनके आय के साधन क्रमशः मजदूरी, लाभ एवं भूमिकार हैं। इस प्रकार वेतनभोगी श्रमिक, पूंजीपति एवं भूस्वामित्व आधुनिक समाज के 3 बड़े वर्गों का निर्माण करते हैं जो उत्पादन की पूंजीवादी व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार मार्क्स ने वर्गों की व्याख्या उनकी आर्थिक संरचना के आधार पर की, जिसके पीछे उसके वैज्ञानिक उद्देश्य रहे हैं। स्वयं मार्क्स ने अपने अंतिम दिनों में ये लिखा है कि उसने वर्ग और वर्ग संघर्ष की अवधारणा बुर्जुआ इतिहासकारों, विशेष रूप से फ्रांसीसी इतिहासकारों से ली थी, किंतु वर्ग सिद्धांत के बारे में उसके योगदान की कुछ प्रोपोजिशन हैं जो निम्नानुसार हैं। नंबर 1, वर्गों का अस्तित्व उत्पादन के विकास की कुछ निश्चित ऐतिहासिक अवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। नंबर 2, वर्ग संघर्ष अवश्यंभावी रूप से सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की ओर ले जाता है। नंबर 3, ये तानाशाही सभी वर्गों के विनाश तथा वर्गविहीन समाज की प्राप्ति में एक संक्रमणकालीन अवस्था है। इस प्रकार मार्क्स ने अपनी पुस्तक के कुछ रचनाओं में वर्गों के ऐतिहासिक अध्ययन प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी पुस्तक जर्मनी में क्रांति और प्रतिक्रांति, जो कि जर्मनी की 1848 की क्रांति के अध्ययन से संबंधित है, 8 वर्गों का उल्लेख किया। नंबर 1, सामंती अभिजात। नंबर 2, बुर्जुआ। नंबर 3, पेटिट बुर्जुआ। नंबर 4, उच्च एवं मध्यम कृषक। नंबर 5, स्वतंत्र निम्न कृषक। नंबर 6, दास कृषक। नंबर 7, कृषि श्रमिक। नंबर 8, औद्योगिक श्रमिक। मार्क्स ने अपनी एक अन्य रचना फ्रांस में वर्ग संघर्ष की कुछ और वर्गों के बारे में बात की है। नंबर 1, वित्तीय बुर्जुआ। नंबर 2, औद्योगिक बुर्जुआ। नंबर 3, पेटिट बुर्जुआ। नंबर 4, कृषक वर्ग। नंबर 5, कृषक वर्ग के बाद सर्वहारा वर्ग और नंबर 6, उप सर्वहारा वर्ग। इस प्रकार मार्क्स ने वर्ग की धारणा को 3 दृष्टि से देखा: आर्थिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा। इसके बाद मार्क्स ने विभिन्न समाजों में वर्ग की बात कही, जिसमें नंबर 1, आदिम साम्यवादी समाज में वर्ग। यह इतिहास का प्रथम युग है। इस युग में लोग गोत्र पर आधारित कबीलों और समुदाय में रहते थे। एक गोत्र और कबीलों का एक भूक्षेत्र और भाषा होती थी। उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, वर्ण संपूर्ण गोत्र या कबीलों का स्वामित्व होता था। नंबर 2, दासत्व युग में वर्ग। धीरे धीरे भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ, दास मूलक समाज की स्थापना हुई। इस युग में मनुष्य कृषि कार्य, पशुपालन, दस्तकार करने लगा। समाज में निजी संपत्ति के विचारों का उदय हुआ और श्रम विभाजन भी पनपने लगा। नंबर 3, सामंती समाज में वर्ग। सामंती समाज में भी 2 वर्ग थे, एक सामंत और दूसरा अर्धदास किसान। नंबर 4, पूंजीवादी समाज में वर्ग। इस समाज की स्थापना मशीनों के आविष्कार तथा बड़े बड़े उद्योग धंधों के कारण हुई। इस वर्ग में उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होता था और उत्पादन कार्य श्रमिकों के द्वारा कराया जाता था। अब है वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष की अवधारणा मार्क्स के महत्वपूर्ण विचारों में से एक है। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा ऑगस्टीन थोरो से ग्रहण की, किंतु इसकी संपूर्ण विवेचना मार्क्स ने की। मार्क्स ये मानते हैं कि इतिहास के प्रत्येक युग में और प्रत्येक समाज में सदैव 2 विरोधी वर्ग रहे हैं, एक शोषक और दूसरा शोषित, और दोनों वर्ग परस्पर संघर्षरत रहते हैं और एक युग या अवस्था समाप्त होती है और दूसरा युग या अवस्था आती है। इस प्रकार मार्क्स ने ये भी कहा कि प्रत्येक समाज में वर्ग संघर्ष पाया जाता है। ऐसा कोई सा समाज का इतिहास दिखाई नहीं देता जिसमें वर्ग संघर्ष नहीं रहा हो। इसके बाद मार्क्स ने संघर्ष पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग को भी स्पष्ट किया।
संघर्ष का तात्पर्य निरंतर युद्धरत रहने से नहीं है। इसका तात्पर्य कि समाज में एक ऐसा वर्ग अवश्य होता है जिसकी आवश्यकताओं की पूर्ति न होने से वह असंतुष्ट रहता है और इस असंतोष को वह हड़ताल तथा असहयोग आदि कई रूपों में प्रकट करता है। जब यह असंतोष असहनीय हो जाता है तो क्रांति का रूप लेता है, जिसमें शोषक वर्ग पराजित होकर शोषित वर्ग की विजयी होती है। नंबर 2, पूंजीपति। पूंजीपति वह व्यक्ति होता है जिसके उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं। नंबर 3, सरवारा वर्ग वो होता है जो उद्योगों में श्रम बेचकर अपनी आजीविका कमाते हैं। इस प्रकार मार्क्स ने बताया कि पूंजीवाद की प्रकृति में कुछ विनाश के कारण है जो पूंजीपति खुद ही अपनी कब्र खोदते रहते हैं। पूंजीवाद के विनाश के कारणों में मार्क्स ने इस प्रकार से चर्चा की कि वर्ग संघर्ष के आधार पर मार्क्स ये कहता है कि पूंजीवाद की प्रकृति आत्मनाशी है, वह अपनी कब्र स्वयं खोदती है, जिसमें उसके कुछ कारण बताए। नंबर 1, व्यक्तिगत लाभ के लिए उत्पादन होता है तो निश्चित रूप से पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त होगी। नंबर 2, विशाल उत्पादन, एकाधिकार एवं पूंजी का संचय पूंजीवादी व्यवस्था में होता है जो कि पूंजीवाद का विनाश का एक प्रमुख कारण है। नंबर 3, आर्थिक संकट एवं श्रमिकों के कष्टों में वृद्धि होने से भी पूंजीवाद का विनाश होता है। 4, अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपतियों द्वारा हड़प लेते हैं, इससे भी पूंजीवाद का विनाश होता है। नंबर 5, व्यक्तिगत तत्व की समाप्ति होती है, श्रमिकों में एकता का उदय एवं वर्ग चेतना का विकास होता है और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलनों का जन्मदाते के कारण भी पूंजीवाद का विनाश होता है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन और संगठन की स्थापना होती है। और जैसे एक नारा बुलंद हुआ था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तो निश्चित रूप से वो पूंजीवादी व्यवस्था की समाप्ति के या विनाश के कारण थे। अब वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना है। नंबर 1, सामाजिक जीवन में संघर्ष की अपेक्षा सहयोग अधिक पाया जाता है, जबकि मार्क्स ने कहा कि संघर्ष ही सब कुछ है। नंबर 2, मार्क्स में केवल 2 वर्ग ही है। मार्क्स ने केवल 2 वर्गों की बात की, एक श्रमिक वर्ग, दूसरा पूंजीपति वर्ग, लेकिन इसके अलावा एक मध्यम वर्ग भी है जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर आदि सम्मिलित होते हैं। नंबर 3, सामाजिक और आर्थिक वर्ग एक ही नहीं होता, दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। नंबर 4, क्रांति श्रमिक वर्गों की नहीं बुद्धिजीवी वर्गों के द्वारा संभव। मार्क्स ने कहा कि क्रांति श्रमिकों के से संभव हो, जबकि ऐसा नहीं है, बुद्धिजीवी वर्ग इसकी रचना रचते हैं। नंबर 5, समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स ने ये भी त्रुटि की है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास, जबकि ऐसा नहीं है। नंबर 6, मार्क्स द्वारा चित्रण वर्ग संघर्ष का परिणाम सत्य सिद्ध नहीं होता, जबकि मार्क्स ने इसको सही बताया था। और अंत में है, मार्क्स ने कहा कि श्रमिक वर्ग की क्रांति निकट और पूंजीवाद अपने विनाश के लिए एक हो चुका है। मार्क्स ने यह कहा कि क्रांति सर्वप्रथम औद्योगिक देशों में होगी, किंतु मार्क्स की धारणा भी गलत सिद्ध हुई। किसी भी औद्योगिक देश में श्रमिक क्रांति नहीं हुई। साम्यवाद सबसे पहले रूस और चाइना में आया, जो कि कृषि प्रधान देश थे। थैंक यू विद्यार्थियों।